जय हिंद आप सभी को। आज लिटरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 देखेंगे। इसके पहले का सारा सेट अपलोड हो चुका है, तो अगर आप नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिए। इसका स्पेशल हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा डाला गया। तो हर एक सेट को आप कंप्लीट कीजिए। जो भी आपका सेट छूट गया है तो आप ज़रूर इसको कंप्लीट कीजिए। तो चलिए सेट नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका PDF प्राप्त करने के लिए तो आप टेलीग्राम पे राहुल स्टडी ग्रुप सर्च कीजिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। और इसका डेली टेस्ट भी होता है। आपको पता है कि डेली एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हैं, और इसका डेली शाम में 6:30 बजे टेस्ट होता है। तो टेस्ट ग्रुप और PDF ग्रुप और एक करेंट अफेयर्स ग्रुप, तीनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए ना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आंसर आपको पता है तो आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लास्ट में आपको बताना है कि हाँ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जरूर आप कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक अधिकार है। याद रखिएगा, सार्वजनिक पद का जो अधिकार है कैसा अधिकार है? तो एक नागरिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 3 पे आइए। आंसर आपको देना जरूर है, ठीक है ना, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्न में से किसे संसद सदस्यता ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गहरा नीला होता है। क्योंकि टेस्ट देने आप जरूर टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट देने से आपका ना लेवल बहुत ही अच्छा होगा। क्वेश्चन का जो है ना याद करने का अथी होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो टेस्ट आप ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर याद नहीं हो, 1-2 बार 3 बार वीडियो जब देखिएगा याद हो जाएगा। और सेट लगाइएगा ना, टेस्ट दीजिएगा टेस्ट ग्रुप में जा करके, तो आपका ज़्यादा रिवीजन होगा। तो टेस्ट ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तीनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है आंसर जरूर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? बताइए, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 है। टोटल पे कितने हैं? तो 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ती है? किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? सॉरी, याद रखिएगा। 6 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा था? तो कौन से राष्ट्रपति थे वो? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता? बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक स्वास्थ्य नहीं आता। लेकिन संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन? टेलीफोन संघ सूची के अंतर्गत आता है, डाक जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है, रक्षा भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन लोक स्वास्थ्य का बात करें, ये संवर्ती सूची में याद रखिए, संवर्ती सूची में आता है। तो लोक स्वास्थ्य संवर्ती सूची में, डाक, टेलीफोन, रक्षा किस सूची में आता है? संघ सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों का होता है। याद रखिएगा, 6 वर्षों का। नेक्स्ट है, पील कमीशन। पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिक की संख्या का अनुपात कितना था? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2:1 था। कितना? 2:1। नेक्स्ट पे आइए, बोला क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि सुलेखन क्या होता है? बताइए सुलेखन क्या है। सुलेखन क्या है ना, तो ये इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदर हस्तलेखन है। सुलेखन क्या है? तो सुंदर हस्तलेखन है। सुलेखन क्या है? तो सुंदर हस्तलेखन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से। नेक्स्ट है,
कठोपनिषद, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? 13 का बताइए आंसर क्या होगा? कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका राइट 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद का है। किसका? यजुर्वेद का। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध का क्षेत्र में मिलाया था? बताइए वो कौन सा प्रसिद्ध शासक था जिसने कलिंग को मगध के क्षेत्र में क्या किया था? मिला लिया था। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख किया गया है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक अभिलेख में। क्या है? किस अभिलेख में? तो नासिक अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि जिन ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का ना इसमें लेवल बहुत ही अच्छा डाला गया, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। 16 नंबर बोल रहा है कि जिन ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलवन ने किया था। कौन किया था? बलवन ने किया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी का किया था। किसका? जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा कंचनजंगा पर्वत जो है कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि मालदीव एवं मिनी क्वाय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? मालदीव एवं मिनी क्वाय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। क्या है? तो 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बोल रहा है कि बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, टोंस नदी किनारे स्थित है। टोंस नदी पर स्थित है, याद रखिए टोंस नदी पर। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि लाल मिट्टी, रेड सॉइल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बोल रहा है क्वेश्चन कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो 21 का राइट आंसर होगा क्या होगा? आंसर बताइए। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑक्साइड के कारण क्या होता है? लाल मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 23 पे। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 22 पे आइए। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 है कि कुल्सी एवं धनश्री किसकी सहायक नदियां हैं? कुल्सी एवं धनश्री किसकी सहायक नदियां हैं? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्रा का। किसका है? ब्रह्मपुत्रा का। क्वेश्चन नंबर आइए 23 पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिशिगन झील का। किसका है? तो मिशिगन झील का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बोल रहा है फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर से। किस महासागर से? तो अटलांटिक महासागर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो यार इसका आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1983 से 84 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा 26 का राइट आंसर क्या होगा? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में स्थित है। याद रखिएगा सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में स्थित है। लेकिन उत्तराखंड में क्या? माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 पे बोल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह इनमें से क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह इनमें से क्या है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताड़ ब्रिज के सामने एक बाघ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोल रहा है आरबीआई का जो चिन्ह है ना, प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ताड़ ब्रिज के सामने का एक बाघ है लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौद्रिक नीति है। क्या है? तो मौद्रिक नीति। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी में किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर है 30। बोल रहा है बाई के अलग समिति का संबंध किससे है? बताइए इसका आंसर क्या होगा?
बाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी से। किससे है? तो गरीबी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, बोल रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो याद रखिएगा 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी के समय किया गया था। तो क्या हुआ? इंदिरा गांधी। याद रखिएगा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इंदिरा गांधी। और ये कब किया गया था? याद रखिए 19 जुलाई 1969 को किया गया था। 1969 को किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 32 पे आइए। बोल रहा है प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, B.S. मिन्हान से है। प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? तो B.S. मिन्हान से है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? विश्व विरासत संधि पे भारत ने किस वर्ष साइन किया था? तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 1976 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से कटौती से है? निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योटो प्रोटोकॉल। याद रखिए क्या होगा? क्योटो प्रोटोकॉल। और याद रखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो याद रखिए क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को हुआ था, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि इनमें से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से कटौती से है? तो क्योटो प्रोटोकॉल होगा। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 11 दिसंबर 1997 को हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो 35 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 1937 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो 36 का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा 36 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उनके अपने तापमान पे। तो दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो उनके अपने तापमान पे करता है, याद रखिए। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन की तरह किया जाता है। किसके द्वारा? माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अब केंद्रीय बल है। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो अब केंद्रीय बल क्या है? तो आभासी बल का उदाहरण है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट है क्या है? तो 39 का आंसर बताइए क्या होगा? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेहो है। क्या है? मेहो। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो मेहो है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर है 41, बोल रहा है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन एकदम है। वह वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO+H2 का है। क्या है? तो CO+H2 का है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि रेयॉन का निर्माण निम्न में से किस में किया जाता है? रेयॉन का निर्माण निम्न में से किस में किया जाता है? 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज का होता है। क्या है? सेलुलोज। रेयॉन का निर्माण इनमें से किससे किया जाता है? सेलुलोज से किया जाता है। अभी पता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम, बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, बिहार पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है। आपको पता है इस बुक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अच्छे से इस बुक को ना कंप्लीट कीजिए, टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए वीडियो से देख के, और PDF से PDF, क्योंकि PDF ग्रुप में हम सेंड कर देते हैं टेलीग्राम में, तो वहाँ से भी आप PDF से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल ना बहुत अच्छा है, इसलिए पॉसिबिलिटी होता है ना कि एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है,
क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से भी है। हाल ही में बिहार दरोगा जो एग्ज़ाम पड़ा था दिसंबर में, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इस बुक से आया था। तो अच्छे से क्वेश्चन पे ना ध्यान दीजिए, आपको बहुत क्वेश्चन जो है ना देखने को मिलेगा। बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा एग्ज़ाम जो मतलब फॉर्म आएगा उसमें भी देखने को मिलेगा। और बाकी इसका ज्ञान बिंदु का भी सुबह हम पढ़ते हैं तो उसका भी वीडियो अपलोड होता है, ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का, तो उसको भी देखा कीजिए। और लाइक शेयर तो जरूर कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44 नंबर पे आइए। बोले रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, नाभि का है। याद रखिएगा किसका है? नाभि का। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो नाभि का है। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोल रहा है क्वेश्चन कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन की विधि लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आइए 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए के द्वारा किया जाता है, विटामिन ए के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 47, बोल रहा है भ्रूण की अपरापोषिका एलांटोसिस किसमें सहायक होती है? भ्रूण की अपरा कोशिका किसमें सहायक होती है? तो याद रखिए 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्सर्जन होगा। याद देखिए उत्सर्जन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि सर्वात्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। बताइए सर्वात्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग क्या होता है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओ होता है। क्या होता है? ओ। नेक्स्ट है गुणसूत्रों में होते हैं क्या होते हैं? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए तथा प्रोटीन होते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है यकृत में एलानाइन मतलब अन अमीनो अम्ल ग्लूकोज को उत्पन्न करने के लिए पायरुवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है यकृत में एलानाइन अन अमीनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरुवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोनिमोजेनेसिस कहलाता है। क्या है? ग्लूकोनिमोजेनेसिस कहलाता है। याद रखिएगा। अब आइए स्मरणीय तत्व पे। ये भी लास्ट में हर सेट के पीछे दिया रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया रहता है। तो आइए स्मरणीय तत्व पे। बोल रहा है पहला पॉइंट है कि किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था? बताइए इसका क्या होगा। लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था 1856 में। किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में लागू किया गया था। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि किसके शासनकाल के समय भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था। और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया था तथा इसे 1859 में क्या हुआ था? लागू किया गया था। याद रखिएगा। तो ये बोल रहा है कि लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया तथा इसे 1859 में क्या हुआ? तो लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में महालेखा परीक्षक का पद क्या हो गया? सृजन किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा व्यक्ति मतलब कौन सा शासन किसके शासनकाल में जो है ना, कौन सा गवर्नर या शासनकाल में बोल रहा है कि महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था? तो याद रखिए लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 से 1862 तक था। याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था ना वो 1856 से 1862 तक था। याद रखिएगा। आगे बोल रहा है प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किया था किसने? लॉर्ड एल्गिन द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड एल्गिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुआ था? याद रखिए लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन बोलेगा कि भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में हुआ था। और आगे बोल रहा है कि इसी के शासनकाल में जो है ना 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा किसके शासनकाल में कृषि विभाग की स्थापना किया गया था? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में जो है कृषि विभाग का स्थापना किया गया था। आगे बोल रहा है किसके शासनकाल में रिचर्ड एस्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी? याद रखिए लॉर्ड लीटन। किसके शासनकाल में रिचर्ड एस्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो लॉर्ड लीटन। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे
देखिए आगे बोल रहा है कि इसने ही वर्नाक्युलर स्पेस एक्ट क्या 1878 में लागू किया था। तो यार पूछेगा कि वर्नाक्युलर स्पेस एक्ट 1878 में किसने लागू किया था। तो यार देखिए लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। लॉर्ड लिटन ने ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया था। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के समर्थन में पायनियर पत्रिका ने किया था। तो देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किसने किया था, पायनियर पत्रिका ने किया था। और इसी के समय मतलब लॉर्ड लिटन के समय ब्रिटेन की महारानी, याद रखिएगा लॉर्ड लिटन के समय ही ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कब? 1 जनवरी 1877 को किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा कि किसके समय जो है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो लॉर्ड लिटन के समय किया गया था। और ये जो है ना कब किया गया था, 1 जनवरी 1877 को किया गया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 21 वर्ष से जो है ना 19 वर्ष कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा किसके शासनकाल में, कौन सा गवर्नर जनरल के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया था। तो याद रखिएगा लॉर्ड लिटन के समय किया गया था। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम जो आयु था उसको घटा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को क्या किया था, निरस्त कर दिया था। याद रखिएगा लॉर्ड रिपन क्या करता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या करता है, निरस्त कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पूछेगा कि लागू किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन किया था, लॉर्ड लिटन। अगर यहाँ पूछेगा कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था, लॉर्ड लिटन किया था, लॉर्ड लिटन। दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन, एक रिपन एक लिटन है। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया था तो लिटन किया था। कब किया था, ये किया था 1878 में किया था। लेकिन अगर रिपन बोलेगा समाप्त कब किया था, 1882 में किया था। कौन क्या किया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को क्या किया था, समाप्त कर दिया था, मतलब निरस्त कर दिया था। आगे बोल रहा है कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था। कब? 1881 में हुआ था। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा किसके शासनकाल में, कौन सा गवर्नर जनरल शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना शुरुआत हुआ था। तो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। याद रखिएगा। आगे बोल रहा है लॉर्ड रिपन के समय पुनः जो है सिविल सेवा परीक्षा में आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष से जो है ना 21 वर्ष कर दिया गया था। तो पहले तो एक क्या कौन किया था, 21 से जो है ना 19 किया था, 21 से जो 19 घटा दिया था लिटन किया था। लेकिन पुनः जब रिपन आया ना तो 19 से क्या कर दिया, 21 वर्ष कर दिया, दोबारा बढ़ा दिया। और रिपन के शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम क्या हुआ, पारित किया गया। कब? 1881 में किया गया था। तो रिपन के समय प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया 1881 में। और रिपन के समय ही 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो रिपन के समय ही 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उदारक कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन पूछेगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसको जो है भारत के उदारक कहकर संबोधित किया था, तो रिपन को कहा था। किसको? लॉर्ड रिपन को। तो लॉर्ड रिपन को जो है ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उदारक कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया गया था कब? 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय किया गया था। तो दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया गया था 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी कब? 19 जुलाई 1905 को कर्जन के समय हुआ था। याद रखिएगा। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को हुआ था, कर्जन के समय हुआ था। और कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, तो कर्जन के समय किया गया था। और कर्जन के समय जो है ना इसने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को क्या किया था, पारित किया था। तो कर्जन ने ही 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को क्या किया था, पारित किया था। नेक्स्ट बोल रहा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट पारित किया गया था। कब? 1909 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय किया गया था। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया था। कब? 1909 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसके समय जो है ना कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो याद रखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय जो है क्या हुआ था, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय किया गया था। क्वेश्चन पूछा है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय किया गया था। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही बंगाल विभाजन को क्या किया था, रद्द किया गया था।
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय क्या हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था एवं भारत की राजधानी को जो है ना कोलकाता से क्या कहाँ ले गया था, दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और भारत की राजधानी कोलकाता से कहाँ ले गया था, दिल्ली ले गया गया था। और वर्ष 1912 में क्या हुआ, दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। 1911 में घोषणा होता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, 12 में जो है ना मतलब दिल्ली की राजधानी, दिल्ली जो है राजधानी बन जाता है भारत का। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि किसके समय जो है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को जो है ना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को ही 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को क्या हुआ था, कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किसको किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को किया गया था। तो ये था सेट नंबर 30 था। सेट नंबर 30 कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप इसके पहले का जो भी सेट आपका नहीं देखे हैं, क्योंकि इस 1 से लेकर 29 तक पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप नहीं ज्वाइन किए तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और टेस्ट ग्रुप का भी लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। और एक करंट अफेयर्स कुमार गौरव सर का, उसमें बहुत सारा पुराना चैनल, उसमें 2023 में आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप तीनों को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और शाम में 6:30 बजे डेली टेस्ट होता है, शाम में 6:30 बजे, याद रखिएगा डेली टेस्ट होता है, तब जरूर ज्वाइन कीजिए टेस्ट। और टेस्ट देने से ना आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, लगेगा कि हाँ, ऐसे पढ़ने से लगेगा नहीं कि मेरा सब तो सही हो रहा है, टेस्ट देने से लगेगा हाँ कौन सा मेरा क्वेश्चन गलती हो रहा है। तो जरूर आप टेस्ट दीजिए और जरूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा खराब लगा। तब तक के लिए जय हिंद।